देखिए यहाँ पर आज का चैप्टर है जीव जनन। तो जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये हमारा आज का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, ना कि पूरा एक क्रम से देखेंगे। यहाँ मुख्य बिंदुओं को दिया गया है, विस्तार से नहीं दिया गया, हम मुख्य बिंदुओं को लिखे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि प्रजनन। तो प्रजनन होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें वंश वृद्धि की जाती है, वंश की वृद्धि होती है, और अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। जैसे देखिए कहाँ क्या कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक वंश की वृद्धि होती है, जिसमें वंश और वंशवाइज वृद्धि होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट कि कछुआ की जातियाँ जो होती हैं वो कम से कम 150 यानी 150 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जनन। जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो जीव होते हैं, मनुष्य, प्राणी, कोई भी जंतु जीव हुआ, वो अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। यही होता है कि वंश, एक वंश से दूसरे वंश में चलना, और यही होता है कि एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी दर में वृद्धि होना, जिससे उनकी जो पीढ़ी होती है वो बनी रहती है, एक वंश बना रहता है, उनकी जो जाति होती है वो बना रहता है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जनन द्वारा आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो जीवों से संतानों में वृद्धि करते हैं। जो उनके माता पिता होते हैं या कोई भी जीव होता है जिससे संतान उत्पन्न होती है, तो उसके लक्षण, उस जीव के लक्षण जिससे वह उत्पन्न हुआ हो, तो उसके जो लक्षण होते हैं उस संतान में आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद क्या है? जनन के द्वारा जीव नई संतति का सृजन करते हैं। जनन द्वारा जो जीव होते हैं नई संतति का सृजन करते हैं, जो उनके समान दिखाई पड़ते हैं। जो जनन की प्रक्रिया होती है तो उससे नई संतति तो उत्पन्न होती है, लेकिन जो संतति उत्पन्न होती है वो उस जीव के समान होते हैं। जैसे आप ले लीजिए पेड़ पौधे में, तो पेड़ पौधे में उस पेड़ के समान होता है जिससे वह उत्पन्न हुआ हो। उसके बाद है डीएनए। तो डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जो जीवों की शारीरिक संरचना होता है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, मतलब उसके समान दिखाई देना, उसके लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, ये सब डीएनए करता है। उसके बाद आता है समस्त जीवों में अपनी वंश की परंपरा या निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। यानी कि समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए, अपनी जो वंश होती है, जो उसका पीढ़ी होता है, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देना, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रजनन या जनन कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, विखंडन। तो विखंडन होता क्या है? अक्सर में विखंडन हुआ होता है कोशिका की 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करना ही विखंडन कहलाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक भागों में, जैसे हमारा कोई कोशिका हुई, जैसे अमीबा ले लेते हैं, चूँकि अमीबा कोशिका नहीं है, हम उसे बना दे रहे हैं। अमीबा आता है जीव में, जैसे कोई कोशिका हुई, जैसे आप ले लीजिए तंत्रिका कोशिका। जैसे आप तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार का होता है, इसका एक भाग से, मतलब एक भाग जो होता है इसका कई भागों में खंडित हो जाना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जीवन चक्र क्या होता है। प्रत्येक जीव मरने से पहले यानी मृत्यु से पहले जीवन चक्र को चलाए रखने के लिए जनन करते हैं। जो प्रत्येक जीव होते हैं वो अपने जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए वो जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके बाद आता है जनन द्वारा नए जीव पुराने जीवों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब जनन द्वारा जो जनन होता है तो उसके द्वारा जो नए जीव होते हैं पुराने जीव को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद आता है कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन क्या होता है? वह पेड़ पौधों का वह माध्यम है, कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु में तो नहीं होता है, अक्सर पेड़ पौधों में यह सब होता है। तो पेड़ पौधों में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी अंग से
उसका निर्माण हो, उस पेड़ का निर्माण हो या पौधे का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे पौधों के बीज की अतिरिक्त पौधों के किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं आदि के द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। जनन की यह प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, या इसको जनन कह सकते हैं पौधों की भाषा में। उसके बाद आता है जनन। कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे हम केल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्स कहते हैं। जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं? अनेक कोशिकाओं को छोटा समूह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केल्स कहते हैं। उसके बाद आता है डीएनए, यानी लैंगिक जो जनन होता है। डीएनए का क्या कार्य होता है? लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही लिंग की आवश्यकता होती है, ना कि अलैंगिक। अलैंगिक में दो लिंगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए अलैंगिक यानी लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। उसके बाद आता है युग्मक। तो युग्मक जनन होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणिक युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणिक युग्मक कोशिका होती है, उसका निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद आता है जो पौधों में होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसमें होता है परागण। तो परागण जब जो परागकण होते हैं, परागकणों का, जैसे कोई पौधों में जो ये परागकण होते हैं उसके अंदर, ये है आपका परागकोश। यह क्या है? परागकोश है। और जो इसके अंदर होते हैं ये आपका क्या है? परागकोश है। ये जो अंदर होते हैं ये आपका है परागकण है। यह आपका क्या है? परागकण है। तो परागकणों का, जैसे कोई पौधा हुआ तो परागकणों का परागकोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने, जैसे यहाँ स्त्री केसर एकदम यहाँ नीचे होता है। जब पूरा पौधा बनाएंगे तो वहाँ पर नीचे पाया जाएगा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र। यहाँ पर जो होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। मतलब इस नलिका, यहाँ पर एक नलिका पाई जाती है, इस नलिका से जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया होती है वो परागण कहलाती है। उसके बाद आता है निषेचन। तो निषेचन होता क्या है? निषेचन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है। नर तथा मादा युग्मक केंद्रक के मिलने से द्विगुणित युग्म का निर्माण होता है। प्रत्येक परागकोशों के परागपुटों में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जिन्हें परागकोश कहते हैं, परागकण कहते हैं। जयांग होता क्या है? पुष्प के केंद्रों में स्थित पुष्प का एक छोटा चौथा चक्र होता है। ये पुष्प के मादा जननांग होता है। प्रत्येक परागकोश के परागपुटों में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं। अंडाशय, पुष्पासन से लगा चौड़ा व फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये मादा में पाया जाता है अंडाशय। उसके बाद है पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प तथा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। वर्धी केंद्रक नलिका में आता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जो वर्धी केंद्रक होता है वो नलिका में आता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत बीजियों में यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। जो दोहरा निषेचन होता है होने के कारण ही आवृत बीजियों में यह क्रिया होती है, वह द्विनिषेचन कहलाती है। उसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनन प्रेरक हार्मोन्स इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे उत्पन्न जो जनन प्रेरक हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेरक करने वाले हार्मोन्स होते हैं, को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं। स्त्रियों के अंदर अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं। स्त्रियों के अंदर अंडाशय के अंदर, जो स्त्रियों के अंदर होते हैं उसके अंडाशय के अंदर ही एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। और पुरुषों में कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? वो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। ये पुष्प में ये होता है पुरुषों में। उसके बाद आता है आद्य वितरण के निचले पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर शुक्रवाहिनियाँ निकलती हैं।
उसके बाद आता है शुक्राशय। तो शुक्राशय होता क्या है? ये मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली के समान संरचनाएं होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली के समान संरचनाएं होती हैं। जो शुक्राशय होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली के समान संरचनाएं होती हैं। उसके बाद आता है अंडाशय। तो अंडाशय होता क्या है? अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। जो अंडाशय होता है वो कितने सेंटीमीटर चौड़ा? 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडवाहिनियाँ, तो अंडवाहिनियाँ यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अंडवाहिनियाँ होती हैं वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। उसके बाद आता है गर्भाशय। तो गर्भाशय सिम मादा में पाया जाता है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा 3.0 सेंटीमीटर मोटा अकेला अंग है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा अकेला ही अंग पाया जाता है। उसके बाद आता है योनि। यह मध्य रेखा पर मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक चौड़ी व थैली संरचना जैसी होती है। उसके बाद आता है मुकुलन। तो मुकुलन होता है, ये पौधों में भी होता है। मुकुलन जीव के शरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना बन जाती है और जो पितृक जीव से अलग होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे कोई पौधा है जो एक बल्ब जैसी संरचना यहाँ पर बनी होती है, अगर इसको काट कर यहाँ पर लगा दिया जाए तो एक नया पौधा बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। नए जीव का विकास हो जाए, विकसित हो जाए, तो उसे हम मुकुलन कहते हैं। उसके बाद आता है पुनर्भवन। तो पुनर्भवन उसके बाद है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन पौधों के किसी भी कायिक अंग का प्रयोग करके नया पौधा तैयार करने की विधि वर्धी प्रजनन कहलाती है। जो कायिक प्रवर्धन होता है उससे किसी भी अंग द्वारा नया पौधा तैयार करना ही वर्धी प्रजनन कहलाता है। उसके बाद है कटान। इसमें पौधों के एक कटान लेकर नम भूमि में लगाने पर उसमें जड़ निकल आती हैं जो बढ़कर नया पौधा बन जाता है, तो उसे कटान कहते हैं। जो पौधा होता है उसका किसी भी अंग लेकर यदि रोपण कर दिया जाए तो उससे नया पौधा विकसित हो जाता है, तो उसे कटान कहते हैं। उसके बाद है लेयरिंग। इसमें पौधों के किसी एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है जिनमें जड़ें निकल जाती हैं और नया पौधा उग जाता है। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। इसमें विभिन्न पौधे के 2 भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। इसमें विभिन्न पौधों के 2 भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि नया पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों ही जननांग भाग लेते हैं। जिसमें युग्मकों के संयोजन से नए जीव का उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों ही जननांग में भाग लेते हैं, जिसमें युग्मकों के संयोजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। पौधों में लैंगिक जनन। इस प्रजनन में पुंकेसर और नर और मादा स्त्रीकेसर मादा जननांग भाग लेते हैं। इसमें युग्मक कई बार सूत्री विभाजन के विभाजित होकर नया पौधा का जन्म होता है। शुक्राणु नर युग्मक का भाग है जो पुरुषों में पाया जाता है। अंडाणु मादा युग्मक का भाग है जो स्त्री में पाया जाता है। स्त्रीकेसर पौधों में मादा जनन का वह अंग है। निषेचन नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। उसके बाद है पुंकेसर। पौधों में नर जनन अंग का भाग है जो पुंकेसर कहलाता है। पुरुषों में जननांग बिरसठ शुक्रवाहिनी मूत्रमार्ग एवं शिशन है। पौधों में जननांग मादा में जननांग अंडाशय अंडवाहिनियाँ गर्भाशय तथा योनि है। प्लेसेंटा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जो संबंध बनाने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जो संबंध बनाने वाले ऊतक को प्लेसेंटा कहते हैं।